नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से केमिस्ट्री अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन को हम लोग हिंदी में एस्टरीकरण के नाम से भी जानते हैं। एस्टरीकरण को एक लाइन में अगर परिभाषित करना हो तो हम लोग कह सकते हैं एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहा जाता है। लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। अगर इस चीज़ को अगर हम लोग जान भी गए कि एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आएगा कि एस्टर होते क्या हैं सबसे पहली बात, और दूसरी बात कि वो किस तरह से बने। कोई चीज़ बन गई लेकिन किस तरह से बनी, क्या क्या मैकेनिज्म उसमें छिपे थे, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ी और उन चीज़ों का क्या रोल था, वो कैसे आपस में रिएक्ट किए, ये अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो उस प्रोसेस की फिर हमारे पास समझ डेवलप नहीं हो पाएगी। तो आज हम लोग वही चीज़ करेंगे कि एस्टरिफिकेशन में एस्टर किस तरह से बनता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, क्या क्या मैकेनिज़्म होता है और किस चीज़ का क्या रोल है, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग एस्टर के इम्पोर्टेंस को सीखेंगे, क्योंकि बिना किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस जाने हम लोग किसी के प्रति जिज्ञासा नहीं जगा सकते हैं। हमारा मन में सवाल होता है कि एस्टर को हम लोग क्यों पढ़ें, एस्टर के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग यही सीखेंगे कि एस्टर क्या होते हैं और उनका क्या क्या डेली लाइफ में हमारा यूज है। तभी हमें यह समझ में आएगा कि एस्टर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उनको बनाने के लिए हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, चीज़ों को क्यों समझना पड़ रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हूँ। अब हम लोग समझते हैं कि एस्टर होते क्या हैं। एस्टर के बारे में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि एस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो मौजूद होता है आर, सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश या फिर आर ले सकते हैं। आर या आर डैश की जगह पे आप कार्बन का चेन ले सकते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो तो उस पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एस्टर के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जांपल के समझते हैं CH3, सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3, ये हमारा एक तरह का एस्टर हो गया। आप यहाँ पे 2 कार्बन लगा दे देंगे तो ये भी एक तरह का एस्टर बन जाएगा। तो एक एक क्लास ऑफ एस्टर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ मुद्दा यहाँ पे ये है कि इनको बनाएंगे कैसे और इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस सीख लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको बनाते कैसे हैं और क्या क्या मैकेनिज्म होता है इसमें छिपा हुआ, उस चीज़ को समझेंगे। तो यही समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। तो दोस्तों एस्टर्स की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन जो है वो ग्लिसरीन वर्ड से ड्राइव हुआ है। ग्लिसरीन को हम लोग ग्लिसरॉल के नाम से भी जानते हैं। ग्लिसरॉल के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यह जो है सेपोनिफिकेशन अर्थात साबुनीकरण प्रक्रिया में एक बाय प्रोडक्ट के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से था कि 3 कार्बन एटम थे और तीनों कार्बन एटम पर एक एक OH ग्रुप लगा हुआ था। टोटल 3 OH ग्रुप थे। तो अगर हमें नाइट्रोग्लिसरीन बनाना हो तो अगर H को हटा करके अगर हम यहाँ पे NO2 ग्रुप तीनों पोजीशन पे जोड़ दें तो ये हमारा कुछ इस तरह से नाइट्रोग्लिसरीन बन जाएगा। आप देख सकते हैं तीनों पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है और 3 कार्बन 1 2 और 3 कार्बन है। तो इस तरह से हमारा नाइट्रोग्लिसरीन बन जाएगा और ये हमारा ग्लिसरीन है। ये हमारा ग्लिसरीन है। इसका बड़ा यूज है महिलाओं की जो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें होती हैं या फिर जिन जिन लोगों के जो स्किन है वो अगर ऑयली हैं, तेलीय हैं, तो उनके स्किन को ड्राई करने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी अधिक मात्रा अगर इस्तेमाल की जाए तो स्किन को ये जला देता है, क्योंकि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब ये पानी को सोख लेता है, डिहाइड्रेशन कर देता है। इसलिए आपका स्किन को भी वहाँ से जला देता है जहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इसका सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए, कम मात्रा में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इसी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन बनाते हैं। या फिर यूँ कहें कि एक तरह का यह एस्टर का ही ग्लिसरॉल जो है बेसिकली कहाँ से ड्राइव हुआ था, एस्टर से। और एस्टर से फिर ग्लिसरॉल बनेगा और ग्लिसरॉल से फिर हम लोग ड्राइव कर सकते हैं नाइट्रोग्लिसरीन। तो बेसिकली ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है वो हमारा एस्टर से ड्राइव हो रहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके लिए कि ये नाइट्रोग्लिसरीन बहुत ही एक फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है वो उन दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है जिनसे हार्ट फेल्यूर को ठीक किया जाता है या फिर कम किया जाता है। हार्ट फेल्यूर को कम करना हो तो उन दवाइयों में फिर इसका इस्तेमाल करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करना हो तो उनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अनल फिशरीज़ में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। पेनफुल पीरियड्स हो तो उसमें इस्तेमाल करेंगे। और चेस्ट पेन को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम लोग उन दवाइयों में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथ ही साथ अगर इसका अधिक मात्रा में अगर हम लोग ले लें, एक एक हाई अमाउंट में अगर इनका एक साथ यूज़ करें तो ये एक एक्सप्लोसिव के रूप में भी काम में आ सकते हैं।
तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस तो आपको मैंने बता दिया। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंस बड़ी चीज़ है वो यह है कि इनका इस्तेमाल हम लोग परफ्यूम और डिटर्जेंट्स और सोप्स में करते हैं। इनका इस्तेमाल जो है वो साबुन बनाने या डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। पहले भी आप साबुनीकरण प्रक्रिया में देखे थे कि एस्टर का निर्माण करके, मतलब एस्टर का यूज़ करके हम लोगों ने साबुन बनाया था। साबुनीकरण प्रक्रिया जिसे हम लोग कहते थे। साथ ही साथ चूँकि एस्टर जो होते हैं वो फ्रूटी स्मेल के होते हैं। फ्रूटी स्मेल होने की वजह से इनका इस्तेमाल फूड फ्लेवरिंग में इनका किया जाता है और परफ्यूम बनाने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। ये जो एस्टर होते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, ये हमारे वो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि इन एस्टर को किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो दोस्तों, एस्टर को बनाने के लिए हमारे पास कुल मिला के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप एसिड एनहाइड्राइड और अल्कोहल को आपस में रिएक्ट करा दें, तो फिर हमें एस्टर मिल जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है कि एसिड क्लोराइड या फिर अल्कोहल को एक दूसरे से रिएक्ट करा दें, तो हमें एस्टर मिल जाएगा। और तीसरा तरीका हमारे पास है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करवा दें, तो फिर हमें एस्टर का निर्माण देखने को मिलेगा। तो आज और आपके क्लास 10th के सिलेबस में सिर्फ यही है, बाकी आपको हायर स्टडीज़ में पढ़नी है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे तो एस्टर कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो दोस्तों, हमें सीखना है कि जब कोई ऑर्गेनिक एसिड किसी अल्कोहल से रिएक्ट करेगा तो फिर एस्टर किस तरह से बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं हम लोग कि हमारे पास ये एक एसिड है। इस एसिड को हम लोगों ने अल्कोहल से रिएक्ट कराया तो हमें वाटर मिला और एस्टर मिला। इस प्रक्रिया को ही हम लोग एस्टरिफिकेशन कहेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक एसिड लिया है। एसिड में जो OH है वो अल्कोहल के H से रिएक्ट किया है और ये दोनों आपस में मिल करके वाटर बना दिए हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ रही हैं, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड, वो ये चीज़ें उठ के यहाँ पे आ गई हैं और ये वो CH3 यहाँ पे अटैच हो गया है। इस तरह से जो ये कंपाउंड बना, ये एस्टर है। फ्रूटी स्मेल इसकी होती है। अब कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये जो वाटर है इसका जो OH है होगा, इसका जो OH पार्ट होगा वो एसिड से आया है या फिर अल्कोहल से। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आपके मन में या फिर एग्जाम में सवाल पूछ दिए जाते हैं कि जो वाटर में OH है वो एसिड से आया है या फिर अल्कोहल से। तो हमारा आंसर क्या होगा, एसिड से आया है। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कैसे हुआ ये चीज़। तो आगे हम लोग जब इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो OH है वो हमारा, इसका जो OH है वो हमारा एसिड से आया है, ना कि अल्कोहल से आया है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात हम लोग समझनी है कि ये जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल मतलब ये रिएक्शन आगे भी जाती है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। लेकिन इस रिएक्शन को अगर कंप्लीट करना है या फिर इससे हमें यील्ड लेनी है तो इस वाटर को हटाना पड़ेगा। अगर इधर से वाटर को हटाते चले जाएं तो हमारा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते चला जाएगा और हमें एस्टर बनता दिखाई देगा। इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वास्तव में थोड़ा स्लो प्रोसेस होती है। तो इस स्लो प्रोसेस को थोड़ा फास्ट करने के लिए हम लोग एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैटलिस्ट के रूप में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, H2SO4। ये क्या करती है, इस रिएक्शन को पहली बात फास्ट कर देती है और दूसरी चीज़ यह जो है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करती है। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है और रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड करने में हेल्प करती है, अर्थात यील्ड को बढ़ाने में, यील्ड को इंक्रीज करने में ये हेल्प करती है। कैटलिस्ट के रूप में काम करती है, अर्थात रिएक्शन को ये बहुत ही फास्ट कर देती है, बहुत जल्दी से रिएक्शन हो जाती है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक H2SO4 एसिड ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं और एसिड ले लेते हैं और तीनों को जब आपस में एक बर्तन में मिला दिया जाता है तो हम देखेंगे कि वहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग एस्टरिफिकेशन कहते हैं। अब हमें समझना है कि किस तरह से ये चीज़ें हुई, कैसे यहाँ पे मैकेनिज्म हुआ होगा और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी। तो दोस्तों, अभी हम लोगों ने देखा कि सल्फ्यूरिक एसिड का हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात कैटलिस्ट के रूप में करते हैं। जो हमारा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है वो लो टेम्परेचर अर्थात रूम टेम्परेचर पर थोड़ा स्लो रिएक्शन करती है, तो उसको स्पीड अप करने के लिए हम लोग कैटलिस्ट के रूप में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो यूज था इसका यह था कि ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में काम करता है, यानी कि पानी को ये सोख लेता है और रिएक्शन जो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करता है और इससे क्या होती है, रिएक्शन की जो यील्ड है वो बढ़ जाती है। तो ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करने का ये कारण हुआ। अब हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या छिपा था। तो दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म को, कि किस तरह से एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है जब एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। हमारे पास 3 तरह की चीज़ें थी। हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास एसिड था जो कि H+ देगा। हम लोगों ने एसिड में H2SO4 इस्तेमाल किया था। H2SO4 हम सभी जानते हैं कि H+ और HSO4- आयन देगा। बाद में ये फिर आयोनाइज होकर के फिर ये H+ देता है और फिर जा कर के
SO4 2 माइनस आयन में टूट जाता है। तो इस तरह से हमें 2 H प्लस आयन मिल रहे हैं और H प्लस आयन की मात्रा हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारी होगी। तो हम लोगों ने H प्लस यानी कि एसिड लिया है, फिर हम लोगों ने एसिड लिया है और फिर हम लोगों ने एक अल्कोहल लिया है। ये तीनों आपस में रिएक्ट किस तरह से करते हैं उस चीज़ को हमें समझना है। इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें हमें उन स्टेप्स को याद नहीं करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटोनेशन है, फिर यहाँ पे अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफ़र है, फिर यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो रहा है, फिर H प्लस जो है वापस लिबरेट होकर मतलब कैटलिस्ट एज इट इज़ वापस आ रहा है। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, हमें उन सारे स्टेप्स को नहीं जानना है, हमें समझ सीखना है कि ये प्रक्रिया कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। तो हमारे पास क्या था कि एक एसिड है हमारे पास, एसिड में हम सब जानते हैं कि CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमारे पास एसिड था H प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन की तलाश थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके प्रोटोनेशन प्रोसेस होगा, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा और चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ऑक्सीजन अब बहुत ही दुखी आत्मा बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसे नेगेटिव चार्ज की बहुत ही मतलब प्यास होती है, या फिर ये यूँ कहिए कि उसे बहुत ही चाहत होती है। लेकिन यहाँ पॉजिटिव आ गया तो बड़ा दुखी हो गया। तो इस वजह से कहेगा कार्बन को कि भाई देखो, हम तुमसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और मेरे पास पॉजिटिव आ गया है, तो अब हम तुमसे इलेक्ट्रॉन लेके ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये अब ऑक्सीजन अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ताकि अपने जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको पूरा कर सके। तो अब क्या होगा कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगी। अब कार्बन भी बोलेगा कि मैं भी दुखी हो गया, मेरे ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, मुझे भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। हालांकि वो उतना ज़्यादा दुखी नहीं होगा जितना ऑक्सीजन दुखी हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अर्थात उसको इलेक्ट्रॉन की चाहत बहुत ही ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू कार्बन। तो कार्बन के पास थोड़ा बहुत अच्छी बात है कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो कार्बन के पास जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसे भी थोड़ा बहुत चाहिए कि हमें हमें इलेक्ट्रॉन की चाहत होगी, ये ज़्यादा रोना धोना नहीं करेगा लेकिन इसे भी चाहिए। तो अब क्या कहेगा कि अल्कोहल भाई बोलेगा चलो ठीक है, मेरे पास तो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं तुम्हें देता हूँ, तुम घबराओ मत। तो इसके पास अल्कोहल हमारे पास है CH3 और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, बोलेगा ले लो ठीक है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ मैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। अब फिर से पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, तो फिर से ये ऑक्सीजन दुखी हो गया, बोलेगा फिर से मुझे तो अपना चार्ज खत्म करना है। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, फिर बोलेगा चलो ठीक है, मैं इस हाइड्रोजन को हटा देता हूँ और इसका इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो ये H प्लस बाहर रहेगा, तो H प्लस तो बाहर अकेला घूम रहा है और यहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन दिखेगा। तो यहाँ से फिर से क्या होगा कि H प्लस इससे उठ करके इसके ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे H प्लस यहाँ पे इसके ऊपर आ जा रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जा रहा है, और ये जो बॉन्ड पेयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन खुद ले लिया ताकि अपना चार्ज को ख़त्म कर सके। तो इस तरह से OH2 प्लस बन गया, चूँकि इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, इसलिए OH2 प्लस बन गया। अब हम सभी जानते हैं कि वाटर एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, बहुत ही गुड लिविंग ग्रुप है। कहीं भी वाटर आपको दिखे तो आप वहाँ पे वाटर को निकाल सकते हैं, या फिर यूँ समझें कि अगर एक ही कार्बन एटम पर 2 OH ग्रुप लगे रहें तो वहाँ से हम लोग वाटर का रिमूवल कर देते हैं, क्योंकि 2 OH ग्रुप एक कार्बन एटम पर काफ़ी अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिपल्सन इनमें होगा और इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं। तो यहाँ भी वही केस देखने को मिल रहा है कि एक OH यहाँ है, एक OH नीचे था, तो ये दोनों रिपल्सन करेंगे, इस तरह से वो OH अपने आप निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे H प्लस के कारण यहाँ पे OH2 आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब चूँकि इसके ऊपर पॉजिटिव है, फिर से ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ गया, फिर से ये आत्मा दुखी हो गई, बोलेगा नहीं अब मुझे भी तो निकालना है। तो ये अब फिर से इलेक्ट्रॉन को लेकर के वाटर यहाँ से निकल जाएगा और इस तरह से हमें कंपाउंड मिलेगा, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा। तो जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आएगा तो फिर जो है वो भी दुखी होगा, बोलेगा मुझे भी तो हमको खुश करो। तो ऊपर से ऑक्सीजन बोलेगा चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन दे रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके पास, और ये कार्बन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर को बॉन्ड पेयर को लूज कर दे रहा है, वाटर निकल जा रहा है। तो इस तरह से जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन, तो इसके ऊपर फिर से पॉजिटिव आ गया, फिर ये ऑक्सीजन दुखी हो गया, बोलेगा मुझे भी अब शांत करो। तो बोलेगा ठीक है H प्लस दे दो तुम। तो H प्लस को ये लूज कर देगा, H प्लस को मतलब जो H प्लस था हमारा एसिड का वो फिर से वापस रिजनरेट हो गया, जो एसिड हम लोगों ने जितनी मात्रा में ली थी वो फिर से रिजनरेट हो गई, और इस तरह से जो ऑक्सीजन का प्लस चार्ज था वो ख़त्म हो गया और बाकी जो चीज़ें थी वो एसिडीज बच गई, और इस तरह से हमारा एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। तो ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक एसिड लिया और एस्टर बन गया, बीच में जो बहुत सारे प्रोसेस हुए, पहले प्रोटोनेशन हुआ, फिर अल्कोहल आके अटैक किया। अल्कोहल का आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
सिर्फ एच निकल रहा था, लेकिन एसिड का हमारा क्या निकल रहा है, ओ एच। आप देख सकते हैं एसिड का ओ एच यहाँ से गायब हो रहा था। इसलिए जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो वाटर निकल रहा है हमारे पास, ये जो वाटर निकल रहा है, वो वाटर में जो ओ एच है वो कहाँ से आ रहा है, एसिड से आ रहा है या फिर अल्कोहल से आ रहा है, तो आप जवाब देंगे कि वो एसिड से यहाँ पे निकल रहा है। तो इस मैकेनिज्म से आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ओ एच है वो एसिड से आता है। और लास्टली फिर हम लोगों ने जब वाटर निकाल दिया तो फिर H+ रिजनरेट हो गया और ये सारा फिर हमें एस्टर मिल गया। इन सारी प्रक्रियाओं में आप क्या देख रहे हैं कि सभी प्रक्रियाओं में जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल है, मतलब रिएक्शन आगे भी जा रही थी पीछे भी जा रही थी, लेकिन ये रिएक्शन तभी आगे जाएगी जब हम लोग प्रोडक्ट को बाहर निकालते चले जाएँ। एस्टर जितना बन रहा है उसको निकालते चले जाएँ, साथ ही साथ वाटर भी बन रहा था तो वाटर को भी निकालते चले जाएँ, तो फिर रिएक्शन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, वरना फिर से रिएक्शन बैक होकर के आगे पीछे होती ही रहेगी और एक समय में ऐसा आएगा कि दोनों एक इक्विलिब्रियम में वो पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे मैकेनिज्म को समझा कि क्यों वो चीज़ें हो रही हैं और कैसे कैसे हो रही हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको जाननी है कि चूंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो हम लोगों ने एसिड से एस्टर बनाया था। अगर एस्टर को फिर से पानी मिला दें तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा और अल्कोहल मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, हम लोग इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। ये एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं CH3CH2 C≡O ये लेते हैं। अगर इसमें हम लोग पानी मिला देते हैं, पानी है तो यहाँ पे OH एंड H, इस तरह से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये H ले लेगा CH3O और ये OH एसिड ले लेगा, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये इसका जो H है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो आप अटैच करते हैं इसके साथ में CH3CH2 C≡O था हमारे पास, और इसके साथ में वाटर का जो OH है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा और इसका जो H है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो CH3OH बन जाएगा। मतलब फिर से हमें जो जो चीज़ शुरू किए थे वही चीज़ हमें मिल गया। अगर हम लोग थोड़े से भी वाटर इसमें ऐड कर देते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन था, इसलिए ये पॉसिबल हो पाया। तो इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। इसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर को पानी के प्रेजेंस में हम लोगों ने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद क्या बना, एसिड बना और अल्कोहल बना, यानी कि जिससे ये चीज़ बने थे वही चीज़ वापस ये दे दिए। तो ये चीज़ आपको जाननी होगी। तो इस तरह से हम लोगों ने एस्टर के मैकेनिज्म को अर्थात एस्टरिफिकेशन के मैकेनिज्म को समझा, क्यों कैसे हो रही थी सारी चीज़ें, उस चीज़ को समझा। आइए थोड़ी सी एक चीज़ और जान लेते हैं एस्टर के बारे में। एस्टर जो होते हैं वो स्वीट स्मेलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। एस्टर जो काफ़ी वोलेटाइल नेचर के होते हैं और प्लीजेंट स्मेल के होते हैं। अगर आप हाथ में एस्टर को लेंगे तो वो तुरंत ही वहाँ से उड़ कर वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे। इनका इस्तेमाल जो है परफ्यूम बनाने में किया जाता है, साथ में इनका इस्तेमाल फ्लेवरिंग एजेंट, फूड फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, क्योंकि इनका स्मेल फ्रूटी होता है। आई होप आपको एस्टर के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई हों कि कैसे वो बनते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत थी और किस तरह से वो चीज़ें हुई, आपस में किस तरह से रिएक्ट की और किस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में आते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।